अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेम्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है और आज इस चैप्टर को हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एसएलओस को आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन डिस्कस करूंगा कि जब हम चैप्टर नंबर 2 में थे तो चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा अबाउट मैटर। मैटर की स्टेट्स देखी और ये देखा कि मैटर कंसिस्ट करता है मटेरियल पार्टिकल पर, और मटेरियल पार्टिकल में आपने देखा था एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, इस तरह की आपने चीजें देखी थी। यानी इन शॉर्ट आप लोगों ने छोटी क्लासों में ये पढ़ा हुआ है कि मैटर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स। आज इस चैप्टर में आपको क्या सिखाया जाएगा फर्दर, यानी अगला पूरा हफ्ता हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है कि ये जो एक पार्टिकल होता है मैटर का, जिसको आप फिलहाल एटम भी कह सकते हैं यहां पर, इस एटम की स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। आप मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, मैटर क्लियर हो गया आपको। फर्दर आपने यह सीखना है कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है उस पार्टिकल के अंदर क्या क्या मौजूद है। जैसे शायद आपको थोड़ा भी अंदाजा हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह की बातें आपने छोटी क्लासों में हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन इस चैप्टर में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि यह कैसे पता चला कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होता है, न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर शेल्स भी होते हैं। यानी ये डिटेल हमें पता कैसे चली, ये चैप्टर का यानी बेसिक पर्पस यही है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक पूरी एक टाइमलाइन देखते हैं कि हमने कहां से लेकर कहां तक सफर करना है। देखें, सबसे पहले मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। सबसे पहले आपको ये साइंटिस्ट, ये फिलोसफर नजर आ रहा है, बेसिकली डेमोक्राइटस, ये शख्स पहले नंबर पे आपको जो नजर आ रहा है, ये सबसे पहले इसने बात की 1400 बीसी, बिफोर क्रिस्ट 400 बीसी। क्या बात की इसने? एटम्स के बारे में। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो एटम्स से बना है। द शेप ऑफ एन एटम एक्सप्लेन एलिमेंट्स बिहेवियर। आसान लफ्जों में इसकी बात को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो उसने ये कहा कि दुनिया में आपको कोई भी मैटर मिलेगा, जैसे अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, ये कुछ शेप्स आपको नजर आ रही हैं यहां पर, ठीक है। अब इसको उसने कहा कि ये कंसिस्ट करता है एटम्स के ऊपर, और फर्दर इसने ये कहा कि इस एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, यानी नॉट डिवाइडेबल। पहली बात जो की थी कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। बहरहाल काफी पहले बात थी, इतना इसमें ना इतनी टेक्नोलॉजीज थी तब। सिर्फ उसने एक थ्योरी, एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि हर मैटर एटम पे मुश्तमिल होता है, और एटम किसी भी मैटर का वो पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मेरे हाथ में ये, मान लो ये पेन है, इसको मैं तोड़ता जाऊं उसके मुताबिक, तो ये अल्टीमेटली कैसे ऐसे जर्रे पे पहुंचेगा जो फर्दर नहीं टूट सकता। उस जर्रे को उसने क्या नाम दिया? एटम। क्या दिया उसने? कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। फर्दर वक्त गुजरता गया और एक नई थ्योरी आई, जॉन डाल्टन। उसने कहा कि एटम
इज अ सॉलिड इंडिविजिबल स्फीयर। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है? नॉन डिवाइडेबल। इंडिविजिबल, नॉन डिवाइडेबल, यानी इसके मुताबिक भी एटम जो है वो डिवाइडेबल नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है इसकी थ्योरी में और इसकी थ्योरी में। इसके मुताबिक एटम्स की शेप डिफरेंट है। इसके मुताबिक कुछ एटम गोल होंगे, कुछ एटम्स ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे, कुछ एटम रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे। इसके मुताबिक ऐसा था, हालांकि इसके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, इसने किसी तरह से देखा नहीं था कि एटम ऐसा होता, बस उसने एक स्टेटमेंट दे दी और वो अपने दौर का एक मुजद्दद था, बुजुर्ग था, तो लोगों ने उसकी बात को सही भी माना। लेकिन वक्त के साथ साथ तकरीबन आप देखो 400 बीसी से काफी अरसा 1803, काफी लंबा टाइम है इस दौरान, तो जॉन डाल्टन ने बाद में कहा ये शेप्स डिफरेंट नहीं होती एटम्स की, सारे एटम्स की शेप्स एक तरह की होती हैं और वो क्या होती हैं? स्फीयर। स्फीयर का मतलब सारे एटम गोल होंगे, सारे एटम गोल होंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जिसने गोल एटम बनाए। हाँ, इसने ये भी बात की कि अगर एक मैटर, मान लीजिए आइस है, मैं इसके मुताबिक बात कर रहा हूं, तो आइस के अगर एटम ऐसे हैं और दूसरा मैटर अगर आयरन है, लोहा, आयरन, तो आयरन के एटम ऐसे होंगे। डिफरेंट कलर से शो करने का मतलब है कि यह समझाना कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन डिफरेंट मैटर के डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे, एक तरह के एटम्स नहीं होंगे, बट उनकी शक्ल गोल होगी। यानी कि उसके मुताबिक जो डिफरेंट केमिकल्स होंगे, अगेन मैं फिर बता रहा हूं, सबके एटम गोल तो होंगे लेकिन उनके साइज में, उनके मास में थोड़ा बहुत क्या रहेगा? फर्क रहेगा। यानी यह नहीं कि हर चीज के एटम सेम है। बहरहाल थोड़ी उसने एडवांस बात की, लेकिन इसके अंदर भी बड़े मसले मसाइल थे, आपको पता है, ऐसा तो नहीं होता एटम। फिर वक्त गुजरता गया और 1803 के बाद दौर आया 1897। 1897 में जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से वो एक्सपेरिमेंट्स। इसके एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया। यानी पहले तो ये समझा जाता था कि एटम बस एक गोल सी चीज है और उसके अंदर कुछ नहीं है, बाद में जाके पता चला नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक एटम फर्दर कंसिस्ट करता है पार्टिकल्स के ऊपर, उसमें फर्दर पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनमें जे थॉमसन ने तजर्बात किए, वो भी आप पढ़ेंगे। उसके मुताबिक वो पार्टिकल्स, उन पे पॉजिटिव चार्ज था और क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। और उसने एक थ्योरी दी, प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी का मतलब है, पुडिंग बोलते हैं कस्टर्ड को, प्लम बोलते हैं, जैसे मैं मिसाल दूं, चॉकलेट चिप आपने देखा होगा, बिस्किट, चॉकलेट चिप के अंदर, ये कैमरे में जरा मुझे लेके जी, चॉकलेट चिप आपने देखा होगा। अब चॉकलेट चिप के अंदर आपने क्या देखा था कि बिस्किट था और बीच में एम्बेडेड थी चॉकलेट्स, जी चॉकलेट्स इस तरह एम्बेडेड होती इस तरह। तो बिल्कुल इस चॉकलेट चिप की तरह प्लम पुडिंग ने बोला कि एक एटम जो कि स्फीयर की शक्ल में होता है, उसके अंदर फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज और जगह जगह उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्लम की तरह लगे हुए। प्लम बोलते हैं कीलों को। प्लम किसको बोलते हैं बेटा? कीलों को। जिस तरह फर्ज करो एक आप कस्टर्ड बनाओ, उसमें कील लगा दो जगह जगह पे, तो कस्टर्ड जो है वो किसको शो कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को, और कील किसको शो कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को। यानी कि जे थॉमसन के मुताबिक एटम के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है और कस्टर्ड की तरह, और उसके अंदर स्टड यानी धंसे हुए कील, और वो कीलों से मुराद क्या ले रहा है यहां पर? पॉजिटिव चार्जेस को। याद रखिए, आपको पता तो है पॉजिटिव चार्जेस से मुराद क्या है यहां पर? प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्जेस से मुराद यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। चलो खैर, डाल्टन्स के बाद प्लम पुडिंग में
कम से कम एक नई इनोवेशन आई। वो क्या नई इनोवेशन है? शाबाश, क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या नई इनोवेशन है? शाबाश बेटा बताइए, क्या नई इनोवेशन है इसके अंदर? इस मॉडल में और इस मॉडल में क्या फर्क है? शाबाश। जॉन डाल्टन में और जे थॉमसन के मॉडल में क्या फर्क है? हाँ, वेरी गुड। जॉन डाल्टन के मॉडल के मुताबिक एटम तो एक सिर्फ गोल सी चीज है, लेकिन प्लम पुडिंग के मुताबिक नहीं, गोल चीज तो है लेकिन उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। जे थॉमसन ने एक और बात कही कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्या है? नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, फिर वक्त गुजरता गया और वक्त के गुजरने के साथ ये लीजिए एक नया मॉडल आ गया। अभी इसके एक्सपेरिमेंट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, सिर्फ पहले अब एक टाइमलाइन पे बात कर लें। 1897 के बाद 1911, मैं आप जो जूम पे बच्चे बैठे उनसे जरा सवाल करना चाहता हूं। पहले एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, उसका जरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जे थॉमस सर इसने बताया था कि एक एटम में और भी सब एलिमेंट्स हैं, लाइक प्रोटॉन, एलिमेंट्स नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जी। उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनके चार्जेस भी हैं। तो उस टाइम तो कोई माइक्रोस्कोप वगैरह भी नहीं होते थे, तो इनको कैसे पता चला था? मैं मूवी बताने लगा हूं कि उस टाइम माइक्रोस्कोप तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम एक्सपेरिमेंट्स थे। वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं लेक्चर के एंड पे थोड़े दिखाता भी हूं आपको एक्सपेरिमेंट ना। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ एटम के अंदर प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। यानी उसने कोई यहां पर हवाई बात नहीं की थी। एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप होल्ड करें, लेक्चर के एंड पे या कल मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे हो एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे जब हम जा रहे हैं तो टाइमलाइन बड़ी छोटी है। यानी 1803 से 1800 यानी 1803 से 1897, 1897 से 1911, जबकि शुरू में आप देखो तो बड़ा ज्यादा गैप है एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी के दरमियान में। आपको क्या महसूस होता है कि ऐसा क्यों है? शुरू में गैप ज्यादा है और बाद वाली थ्योरीज की टाइमलाइन में गैप कम है, क्या वजह हो सकती है इसकी? जी शाबाश, कौन बताएगा? जी हाथ खड़ा किया जी अबीहा ने। सर क्योंकि पहले इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्किल्स नहीं होती थी, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। वेरी गुड। जब बढ़ता है तो एजुकेशन भी बढ़ती गई है और एक्सपेरिमेंट स्किल्स। दिस इज हाउ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वर्क्स। किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता गया, डेफिनेटली इसके पैरेलल फिजिक्स भी चल रही होगी ना। मतलब जब ये केमिस्ट्री की टाइमलाइन चल रही है, केमिस्ट्री आगे बढ़ रही है, फिजिक्स में भी तरक्की हो रही है, सारी साइंटिफिक नॉलेज में तरक्की हो रही है। अब ये सारा साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा होकर इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो रहे हैं और तहकीक करना, रिसर्च करना क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। इसलिए शुरू में तहकीक जो होती थी, रिसर्च होती थी, उसमें काफी टाइम लगता था। अब आगे जैसे जैसे देखते जा रहे हैं तो टाइमलाइन शॉर्ट होती जा रही है। यानी कि आप ये देखें कि जब न्यूक्लियर मॉडल आएगा तो उसके बिल्कुल 2 साल बाद नया मॉडल आ जाएगा, उसके बिल्कुल थोड़ी अरसे बाद इंतहाई कॉम्प्लेक्स मॉडल, क्वांटम मॉडल, वो भी आपको दिखाएंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब है वक्त के साथ साथ रिसर्च तेज हो रही है। आगे चलते हैं। बहरहाल प्लम पुडिंग मॉडल के बाद एक नया मॉडल आया। डेफिनेटली प्लम पुडिंग मॉडल की जितनी बातें मानी गई वो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। और फिर इसकी रिजेक्शन क्या है? लोगों को इस चीज से एतराज नहीं था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, वो तो सबने माना है। लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल में जो गलती थी वो गलती ये थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिस तरह से अरेंज करके दिखाए हैं प्लम पुडिंग ने कि एक बिस्किट की तरह, जिस तरह बिस्किट की क्रस्ट है सारी की सारी, वो समझो इलेक्ट्रॉन्स हैं और चिप्स यहां पर बिस्किट के क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों को इख्तलाफ उसकी इस डिस्क्रिप्शन पे था जो कि प्लम पुडिंग ने दी। देखें ये नीचे उसने लिखा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कुछ जगहों पे इस तरह लिखा होता है, कुछ जगहों पे ये भी लिखा होता है कि पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट के मुताबिक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि समंदर है पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अंदर एम्बेडेड है। लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में, प्लम पुडिंग की जो ओरिजिनल थ्योरी है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का सी था और पुडिंग्स जो थे, यानी प्लम्स जो थे, वो पॉजिटिव थे। बहरहाल कुछ में
प्लम्स पॉजिटिव को बोला हुआ है, कुछ में प्लम्स नेगेटिव को बोला हुआ है। अगर हम स्टोरी को शॉर्ट करें तो यही है कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस एम्बेडेड हैं। बहरहाल लोगों को इख्तलाफ इसकी इस डिस्क्रिप्शन से था कि एटम ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड ने फर्दर क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम ऐसा होता है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सेंटर में न्यूक्लियस की वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? शाबाश, पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाहर शेल्स होते हैं और शेल्स में क्या होते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना ये जो मॉडल प्रपोज किया था, डेफिनेटली ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, उसने हवा में तो बात नहीं की। अब रदरफोर्ड के बाद जो अगला मॉडल आया, चूंकि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ मसले थे, वो मसले हम आगे देखेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो था बोहर एटॉमिक्स मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी प्रॉब्लम थे उनको ओवरकम किसने किया? बोहर एटॉमिक मॉडल ने किया। फिर बोहर एटॉमिक मॉडल में जो प्रॉब्लम थे, फिर वो क्वांटम एरविन श्रोडिंगर, इस मॉडल ने, जो कि 1926 में दिया गया, जो कि डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन 9th क्लास में इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप जरूर सीखोगे। तो फिर फाइनल वर्जन एटम की स्ट्रक्चर का ये है। मैं अब आपको एक काम करता हूं, कुछ वीडियोस दिखाता हूं, उन वीडियोस की मदद से आपके लिए फैसला करना, समझना आसान होगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट से, किस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज जो थी वो उसको मटीरियलाइज किया गया। देखें, ना तो डेमोक्रिटस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियो मौजूद है, ना ही जॉन डाल्टन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बड़े सिंप्लीफाइड वर्जन थे एटॉमिक मॉडल के। हाँ, प्लम पुडिंग, न्यूक्लियर मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल एंड क्वांटम मॉडल के ऊपर कुछ ना कुछ मैं आपको दिखा सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मोज़ैक जरा प्ले करें जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी में चलते हैं। ये रदरफोर्ड लेबोरेटरी में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है भी देखते हैं हम। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डेफिनेटली रदरफोर्ड का टाइम आया जे थॉमसन के बाद। अब एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया, सोने का यानी कि गोल्ड का एक पेज वर्क लिया, फॉइल जिसे कहते हैं। उसके ऊपर उसने कुछ रेडिएशंस को थ्रो किया, उन रेडिएशंस का नाम है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया। जैसे उसने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया, तो अगर आप गौर से देखें तो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ज्यादातर तो सीधे ही जा रहे हैं, सीधे जाके आगे देखें इस प्लेट के साथ टकरा रहे हैं जहां पर व्हाइट व्हाइट कलर की फ्लैशिंग हो रही है। और कुछ पार्टिकल्स पेपर से टकराने के बाद बाउंस बैक हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर मैं अंदर से देखता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। ये देखें, तो एक्चुअली ये आपको जो पूरी एक लेयर नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये लेयर ब्लू कलर की सारी की सारी, इसमें छोटे छोटे, आपको फर्दर मैं इसको मजीद मैग्नीफाई करता हूं, लेकिन आपको छोटे छोटे पार्टिकल स्पॉट नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे ना स्पॉट नजर आ रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे स्पॉट हैं, बेसिकली ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। असल में तो एटम ऐसा ही था, जो तो उसने बोला था प्लम पुडिंग वाले ने, मैं जरा दोबारा दिखाता हूं, जो तो जे थॉमसन ने बोला था, वो तो उसने हवाई बात की थी ना, उसके पास हाँ ये प्रूफ जरूर था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन वो किस तरह से अरेंज है उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, फर्दर मैं इसको दिखाता हूं जरा। ये देखिए, ये देखिए एक्चुअली हो क्या रहा था कि पीछे से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल गुजर रहे हैं, सीधा सीधा गुजर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, अब न्यूक्लियस किस पे मुश्तमिल होता है? शाबाश, आपको पता है न्यूक्लियस, शाबाश बताओ किस पे मुश्तमिल होता है? पढ़ा हुआ आप लोगों ने। इसको मिनिमाइज करके दूसरी वीडियो चलाएं जरा। ये वाली, हाँ जी।
जी अभी देख लेते हैं ये एटम की एक्चुअल जो क्वांटम स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको लास्ट पे दिखानी थी, ये वाली स्ट्रक्चर जो लास्ट में एरविन श्रोडिंगर ने लेटेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो ये है, ये उसकी वीडियो है। ये देखिए इसमें आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर सारी एटम की नजर आ रही है। बहरहाल मैं न्यूक्लियस में चलता हूं। ये देखिए सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं। कौन कौन से? शाबाश, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं सिर्फ आपको यहां यह समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि अगर आप 10 पाउंड का केक लेके आए, उस 10 पाउंड के केक के ऊपर एक छोटी सी चिप्स पड़ी हो, अगर लेस की चिप्स पड़ी हो, तो लेस की चिप्स का वजन उस 10 पाउंड केक के मुकाबले में आप क्या समझते हैं होगा? हम काउंट करेंगे उसके वजन को। चले शाबाश बताएं। यानी लेस की चिप्स और 10 पाउंड का केक दोनों आपको दिए जाएं, तो आप चिप्स का वजन 10 पाउंड के केक के मुकाबले में क्या काउंट करोगे? आप कहोगे ये तो काउंटेबल नहीं है, निग्लिजिबल है, इट शुड बी काउंटेड एज ए जीरो। बिल्कुल वैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर आमने सामने रखा जाए ना, तो प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा होता है। यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, मुझे जरा वीडियो में लेके आए, अच्छा ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है। एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, एक तरफ अगर प्रोटॉन पड़ा हो, तो प्रोटॉन 10 पाउंड केक की तरह है और इलेक्ट्रॉन उस चिप्स की तरह है। इसी वजह से अगर ये दोबारा पिछली वीडियो प्ले करें जो उससे पहले प्ले थी, जी जस्ट अ मिनट, ये वीडियो प्ले हो जाती है जी। इसी वजह से ये जो आपको सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, छोटे छोटे स्पॉट नजर आ रहे हैं, इसके बाहर आपको इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन से जब ये पार्टिकल्स टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इनका रास्ता नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्डोजर के सामने, बिल्डोजर आ रहा है, वो सड़कें रोलर, जो सड़क पे रोलर होता है, जो सड़कें बनती हैं तो रोलर चलता है, उस रोलर के सामने अगर आप चिप्स रख दें तो क्या चिप्स रोलर को रोक सकती है? नहीं, उसके ऊपर से गुजर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल्स के सामने, और याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल्स के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये काफी हैवी पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल एटम के ज्यादातर हिस्से में से गुजर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहां पर मौजूद हैं न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में, वहां से ये पार्टिकल्स गुजर जाते हैं। सिर्फ अगर इनका रास्ता रोक सकता है तो कौन रोक सकता है? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो हैवी पार्टिकल्स हैं, वही इनका रास्ता रोक सकते हैं। तो ये देखें, ये न्यूक्लियस नहीं, जैसे ये न्यूक्लियस से टकराएंगे, आप देखो ये अल्फा पार्टिकल में आपको नजर आ रहा है ना, दो इसमें आपको रेड पार्टिकल नजर आ रहे हैं और 2 येलो पार्टिकल नजर आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा गौर करो ना, जो अल्फा पार्टिकल थ्रो हो रहे हैं इसके ऊपर, जो न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, ये वाले अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, ठीक है, ये माउस मुझे दिखाएगा, ये जो अल्फा पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें देखिए 2 प्रोटॉन है, 2 इसमें रेड और 2 येलो हैं, यानी 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। अब ये जो किसी न्यूक्लियस से टकराएंगे तो न्यूक्लियस से टकराने के बाद इनकी स्कैटरिंग हो जाएगी, लेकिन जो आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इस वीडियो में नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन इससे पिछली मैंने वीडियो में दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स को ये क्रैश करते हुए गुजर जाएंगे। अब जरा मुझे बताएं, इस प्रैक्टिकल करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, प्लम पुडिंग मॉडल को सामने रखें और रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को सामने रखें, आप एज अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके आप क्या अचीव किया आपने? शाबाश बताएं। एक ये इधर जरा ऐड करें, जरा खाली पेज, मैं आपको बताता हूं जरा। अगर प्लम पुडिंग मॉडल ठीक होता तो प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक सी है, समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके अंदर जगह जगह पे क्या पड़े हुए हैं? शाबाश, प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब जब एक्सपेरिमेंट में करता,
अल्फा पार्टिकल्स वाला, तो अल्फा पार्टिकल्स जहां जहां ज्यादातर तो गुजर जाता है डेफिनेटली, लेकिन जहां जहां प्रोटॉन पड़ा है उससे टकरा के ये वापस आता, इस तरह से वापस आता। प्रोटॉन हैवी होता है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, और चूंकि पूरे स्फीयर में प्रोटॉन फैले हुए हैं अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग, तो डिफ्लेक्शन वापसी ज्यादा होनी थी, अल्फा पार्टिकल्स के टकराने के बाद वापसी ज्यादा होनी थी। हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में क्या था, एक सेंटर में छोटी सी बॉडी है जिसमें सारे प्रोटॉन्स पड़े हैं और सारे न्यूट्रॉन्स पड़े हैं, बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जब अल्फा पार्टिकल टकराए ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल गुजर गए और एक्चुअली कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस हुए। अब कुछ का वापस होने का मतलब है प्रोटॉन पूरे स्फीयर में नहीं फैले हुए, बल्कि एक कंसंट्रेटेड जगह पे सारे के सारे प्रोटॉन इकट्ठे हैं, एक जगह पे मौजूद हैं। तो रदरफोर्ड के इस तजर्बे से प्लम पुडिंग कैसे गलत साबित हुई वो मैंने बता दिया। प्लम पुडिंग अगर ठीक होती तो ऐसा एक्सपेरिमेंट होता, ज्यादातर बाउंस बैक हो जाते पार्टिकल्स, ज्यादातर पार्टिकल्स वापस आ जाते प्रोटॉन से टकराकर। कुछ पार्टिकल्स का टकराने के बाद वापस आने का मतलब है कि रदरफोर्ड ठीक था। रदरफोर्ड ठीक था। क्या ठीक था? रदरफोर्ड ने यही बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद हैं? प्रोटॉन्स। उस दौर में न्यूट्रॉन नहीं थे, इसलिए न्यूट्रॉन को निकाल दो। तो रदरफोर्ड ने जो कहा वो मैंने आपको समझा दिया। किस तरह से रदरफोर्ड ने काम किया वो आपके सामने है। चलें, एक क्विज है छोटा सा, आपको स्क्रीन पे क्विज नजर आ रहा है। सवाल है, व्हाट इंडिकेट दैट द एटम हैज अ न्यूक्लियस ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम बट रिलेटिवली लार्ज मास। यानी कि इससे क्या इंडिकेशन मिलती है कि एटम हैज अ न्यूक्लियस ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम, यानी छोटा सा न्यूक्लियस है बट रिलेटिवली लार्ज मास। Some of the alpha particles were deflected by the gold foil. Most of the alpha particles were absorbed by the gold foil. Alpha particle could not penetrate the gold foil. Flash occurred on the detector screen. ये चार ऑप्शंस हैं। इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिसपे हमने ये कहा कि एटम के सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस है, लेकिन छोटा है लेकिन हैवी है। शाबाश, कौन बताएगा? टेक्स्ट थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपको टेक्स्ट ब्लर नजर आ रहा है? यस सर। ये जूम हो सकता है? चले मैं आपको बताता हूं जी, पढ़ के बताता हूं। इसको जरा करें। इसको हम ठीक करते हैं जरा अभी। चले मैं अभी इसको एंड पे दोबारा क्विज को लेता हूं। उतनी देर में मैं रदरफोर्ड से आगे मूव करता हूं, मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाता हूं ताकि मजीद आप ऑब्जर्वेशन कर सकें। अच्छा जी, एक और एक्सपेरिमेंट आपके सामने मैं रखता हूं। ये जरा माउस को लेके आइएगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को समझिए जरा। ये क्या है? ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि जब वो दौर जब डाल्टन्स ने बोला कि एटम गोल होता है, बस एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कुछ नहीं पता था, तो तब ये एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये साबित हुआ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या? जरा इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। पहले आप सिंपल इस एक्सपेरिमेंट को देखें। दिखाइए माउस। जी, एक्चुअली एक शीशे की ट्यूब है। उस शीशे की ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं, शीशे की ट्यूब है गोल,
उस ट्यूब के अंदर मैंने दो प्लेट्स लगाई हैं, एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है और एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है। अब ये नेगेटिव प्लेट से कुछ आ रहा है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। जरा मुझे स्क्रीन पे ले जाएं, उस पे स्लाइड देखें। ये शीशे की ट्यूब है, इसके एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगी है और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगी है। नेगेटिव प्लेट मेटल की बनी है और मेटल में बेटा आप सब जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जी क्या अभी क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन नहीं था, बस वो भूल के हो गया। ठीक, अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? शाबाश, ये पॉजिटिव प्लेट सामने नेगेटिव प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। अब ये जो आपको सिमुलेशन के अंदर ग्रीन कलर की एक फ्लो नजर आ रही है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो दरअसल ये कौन है? शाबाश, कौन है ये? इलेक्ट्रॉन्स। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन्स। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव मेटल का बना हुआ है और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ खींचा और खींचने की वजह से ये भागते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए। अब आप कहें सर ये थोड़े से तो इस पीछे से तो ज्यादा आ रहे हैं, आगे थोड़े से जा रहे हैं, तो दरअसल मैंने एक छोटा सा सुराख इस पॉजिटिव एरिया में किया हुआ है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट पे टकराने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी उनमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, समझे। कुछ सुराख में से निकल के आगे निकल गए हैं। आगे क्यों निकाल रहा हूं? ताकि मैं ये चेक तो कर सकूं कि ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आ रहे हैं इनके ऊपर चार्ज क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा, अब मैं काम करता हूं कि मैं इनके गिर्द बाहर से एक ऐसी प्लेट लगाता हूं जिसपे प्लस है और माइनस है। तो आपने ये नोटिस किया वीडियो में, आपको नजर आ रहा है कि ये सारे के सारे जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं ये बेंड हो गए। किस तरफ बेंड हो गए? पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गए। आप नोट कर रहे हैं ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गए। इससे ये क्या कंक्लूजन निकली? इससे ये कंक्लूजन निकली कि ये जो भी ग्रीन कलर के पार्टिकल्स निकल रहे हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुए हैं? बेंड हुए हैं। चले मैं प्लेट की डिफ्लेक्शन चेंज करता हूं, यानी कि मैं इस तरफ, जिस तरफ नेगेटिव है उस तरफ प्लस लेके आता हूं। ये देखिए, अब मैंने ऑपोजिट किया, यानी जहां प्लस है पार्टिकल्स उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, उस तरफ चले गए हैं। इससे यह साबित हुआ कि ये जो भी ग्रीन कलर के पार्टिकल्स इस मेटल प्लेट में से निकल रहे हैं, इस नेगेटिव मेटल प्लेट में से निकल रहे हैं, इनके ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बाद में इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताओ, क्यों निकले? कौन बताएगा? ये ग्रीन पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से क्यों निकल रहे हैं? शाबाश, बताएं बेटा आप, क्यों निकल रहे हैं ये? कौन बताएगा? जूम पे जो बच्चे बैठे हैं कौन बताएगा? ये नेगेटिव पार्टिकल, ये ग्रीन कलर के पार्टिकल नेगेटिव प्लेट में से क्यों निकल रहे हैं? जरा स्लाइड पे लेके जाएं मुझे। ये इसलिए निकल रहे हैं कि मैंने बोला नेगेटिव प्लेट मेटल की बनी हुई है और मेटल मैटर है और मैटर किससे बना होता है? एटम्स से बना होता है। एटम के सेंटर में शाबाश क्या होता है? न्यूक्लियस। बाहर क्या होता है? शेल्स। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आजादी से, आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर एटम्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है और बड़े साइज की वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता है। यूं समझ लो कि ये जो प्लेट थी मेटल की, जिसको मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया था, उसमें जो एटम्स थे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एटम से निकल के बाहर आ गए और बाहर आने के बाद इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागे। इसका मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने का मतलब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, क्योंकि मेटल भी तो क्या है? मैटर ही है ना, और मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम्स। तो यहां से साबित होता है कि मैटर
जो कि यहां पर कौन है, मेटल। मैटर किस पे मुश्तमिल है, एटम्स। एटम्स में से ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस चार्जेस को। और माइनस चार्जेस कौन है यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिससे साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि मैटर के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। कल इंशाल्लाह मैं एक एक्सपेरिमेंट मजीद दिखाऊंगा जिससे यह प्रूव होगा कि माइनस के साथ प्लस भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी होता है। इन शॉर्ट, जरा दोबारा जाएं मेन स्क्रीन पे, इधर जाएं, ठीक है, पिछले। इन शॉर्ट कि ये चीज तो साबित होगी प्लम पुडिंग जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। रदरफोर्ड ने सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या बताई, अरेंजमेंट बताई। बोहर ने फर्दर अरेंजमेंट को रिफाइन किया और क्वांटम थ्योरी ने भी फर्दर अरेंजमेंट को क्या किया, रिफाइन किया। तो असल काम समझ लो जो रदरफोर्ड का था, बहुत बड़ा काम इसने किया। इसने पहली दफा न्यूक्लियस की पहचान की। बहरहाल कैसे की वो भी मैंने आपको बता दिया। डाल्टन से प्लम पुडिंग का सफर, उसमें नेगेटिव चार्जेस कैसे डिस्कवर हुए वो भी मैंने बता दिया। पॉजिटिव चार्जेस कैसे डिस्कवर हुए थे वो मैं कल बताऊंगा। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का ना वो समझाना चाह रहा हूं बैकग्राउंड, उसके बाद हम इस लेक्चर का पहला नॉलेज स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको ये थोड़ा सफर समझाना था कि कैसे हमने कहां से शुरू करना है और कहां तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, मैं आखिरी बात करके कंप्लीट करूंगा। क्वांटम मॉडल समझने के बाद फिर आपने फर्दर क्या समझनी है, एक एटम की फर्दर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मसलन एक एटम का मास होता है, हम उसको क्या बोलेंगे, शाबाश, एटॉमिक मास बोलेंगे। डेफिनेटली एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद होती है, यानी कि हम एटॉमिक नंबर सीखेंगे वो क्या होता है। फिर एटम की शक्लें भी चेंज होती हैं जिसे हम आइसोटोप्स का नाम देंगे। फिर एटम के अंदर से रेडिएशंस भी निकलती हैं जिन्हें अल्फा बीटा गैमा का नाम देंगे। इन रेडिएशंस को मेडिकल यूज के तौर पे कैसे किया जाता है, मेडिकल में आपने अक्सर सुना होगा ना, कैंसर उस बंदे को था तो उसको वो रेडिएशन से उसको ठीक किया गया, या बगैर कट लगाए ऑपरेशन हो गया। तो वो सारी रेडिएशंस कहां से आती हैं, एटम्स में से ही आती हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, एटम को समझना, एटम के स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर में चेंजेस जो आई उसमें जो एक्सपेरिमेंट आए उनको समझना, एक्सपेरिमेंट्स के बाद एटम की प्रॉपर्टीज को समझना, उसके मास को समझना, उसके एटॉमिक नंबर को समझना, उसके आइसोटोप्स को समझना, फिर एटम का मेडिकल यूज समझना। तो ये इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर हम चैप्टर खत्म करेंगे। 7 नॉलेज है इसके, हर एक नॉलेज एक लेक्चर में खत्म होगा। कल हमारा पहला नॉलेज स्टार्ट होगा। आपसे गुजारिश है कि एक दफा पहले जो कैंटब्स की बुक है उसको एक दफा पढ़ ले। पढ़ने के बाद क्या होगा कि जब मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दफा आपने पढ़ना है, फिर यहां पे क्लास में बैठना है, आपको उसका बड़ा फायदा होगा। अदरवाइज आप मुझे सुनेंगे फिर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। पढ़ेंगे सुनेंगे, जो चीज आपको नहीं समझ आई होगी फौरन पूछ लेंगे आप। इस तरह से 7 दिन के अंदर हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, कोई सवाल हो यहां तक इस इंट्रोडक्शन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।